आप सभी YouTube दर्शकों और श्रोताओं को डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप न केवल मेरा चैनल देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बल्कि उसको लोगों में शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपना यही कार्य, यही आभार मेरे प्रति आगे भी करते रहें और मेरे चैनल को पसंद करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, प्रोफेशनलिज्म। ये आजकल बहुत चर्चा में है, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे नर्सेस, पैरामेडिक हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे वकील हों, या बिजनेस में कोई कार्य कर रहे हों, आर्किटेक्ट हों, या इवन हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों ना हो। हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि भाई ये आजकल बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं। इसको हम लोग कुछ गलत अर्थ में प्रयोग करते हैं। प्रोफेशनल हो गए हैं का मतलब ये समझते हैं कि ये बिना पैसा लिए कोई कार्य करते ही नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने भी सुना है कि अरे साहब, आजकल तो डॉक्टर साहब लोग बड़े प्रोफेशनल हो गए हैं। क्या अर्थ लगाते हैं लोग कि डॉक्टर साहब बहुत पैसा लेते हैं, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते। तो क्या ये लोगों की सोच सही है? इसी मिथ को दूर करने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। अगर हम बात करें बिजनेस स्टैंडर्ड्स की, तो कुछ लोग समझते हैं कि ऊंची ऊंची डिग्री प्राप्त कर लेने से, बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेने से, बहुत ज्यादा टाइटल्स लगा लेने से वो ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो क्या ये भी सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। प्रोफेशनलिज्म एक कई सारे गुणों का समूह है, जो यदि आप में डिग्री हासिल नहीं की है कोई, तो भी आपके लिए उतना ही जरूरी है। चाहे आप कोई कारीगर हो छोटे से छोटे, या किसी बड़े पद पे कार्य कर रहे हो, प्रोफेशनल होने में आपको कुछ गुणों को अपने अंदर समाहित करना होगा। अगर हम बात करें इसकी लिटरल मीनिंग की, तो ये अपने आप में ही ये कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म का अर्थ ये हो गया कि हमको हमारी पहचान मिले, यानी कि जो हम हैं उसी के द्वारा मुझे पहचाना जाए। यदि हम अच्छे डॉक्टर हैं तो अच्छे डॉक्टर के रूप में पहचाना जाए, यदि हम अच्छे पैरामेडिक हैं तो अच्छे पैरामेडिक के रूप में पहचाना जाए, यदि हम अच्छे वकील हैं तो हमें अच्छे वकील के रूप में पहचाना जाए। हमारी विशेषता न केवल, और आगे बढ़ते हैं, यदि हम प्लम्बर हैं, यदि हम मिस्त्री हैं, तो हमें एक अच्छे मिस्त्री या एक अच्छे प्लम्बर के रूप में पहचाना जाए। प्रोफेशनल होने का मतलब यही है, और उसके लिए हमें बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रोफेशनल होने से आपको जीवन में सफलता मिलने वाली है। आपको जीवन में जब तक लोग पसंद नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोफेशनल नहीं होंगे। अब इस प्रोफेशनल की चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ये आखिरकार है क्या? जो मैंने अभी प्रारंभ में कहा वो प्रोफेशनल होने का गलत अर्थ है। वास्तव में प्रोफेशनल होने का अर्थ है हम अपने अंदर कुछ ऐसे गुण समाहित करें जिससे हम उस विशेष कार्य के लिए पहचाने जाएं। बहुत सारी चीजें हम लोगों में होनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं? कुछ के नाम ले सकते हैं? 1 मिनट विचार करिए।
हम में कौन से ऐसे गुण हों जिसकी वजह से हमको एक अच्छा प्रोफेशनल व्यक्ति कहा जाए। सबसे पहला गुण है नॉलेज। हम जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उस फील्ड की हमको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम अच्छे चिकित्सक हैं तो हमें उस चिकित्सा पद्धति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। चाहे हम आयुर्वेद चिकित्सक हैं, चाहे हम एलोपैथ के हैं, चाहे होम्योपैथ के हैं, चाहे यूनानी हैं, या हम अच्छे अधिवक्ता हैं, तो ज्ञान प्राप्त करना एक सबसे जरूरी चीज है और ये ज्ञान लगातार प्राप्त करते रहना है। ऐसा नहीं है कि जो एक बार ज्ञान प्राप्त कर लिया वो हमेशा के लिए हो गया। मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग, पदवीधारी, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी पुरुष हमेशा पढ़ते रहते हैं, हमेशा नया ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, अपनी अपनी विधा में आगे बढ़ते रहते हैं। मान लीजिए मैं सर्जन हूं और मैंने आज से 40 साल पहले जो सर्जरी के बारे में पढ़ा था, तो क्या वो अभी भी कायम रहेगा? अगर मैं अपने ज्ञान को निरंतर नहीं जीवित रखूंगा, उसमें नई चीजों को नहीं शामिल करूंगा, तो क्या होगा? क्या ये प्रोफेशनल होगा कि मैं लोगों का इलाज करूं? ऐसा नहीं है और ऐसा सबको सोचना चाहिए। फिर आती है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब कुशलता। एक तो ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान होने से ही काम चल जाता है क्या? हमको इंजेक्शन कैसे लगाना चाहिए ये हमने पढ़ लिया, अब हमने कभी इंजेक्शन लगाया नहीं, तो क्या हम अपना काम कर पाएंगे? हम प्रोफेशनल होंगे? हमें अपने दीवार को अच्छे से पेंटिंग करना है, इसके बारे में पढ़ लिया, यूट्यूब में देख भी लिया, मगर किया नहीं, तो क्या हमें अंदर वो स्किल डेवलप होगी? हमें एक अच्छा वक्ता बनना है, इसके बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ ली और कभी प्रयास नहीं किया, तो क्या हमारे अंदर अच्छा वक्ता बनने के गुण पैदा हो पाएंगे? तो जो भी फील्ड हम चूज करें, चाहे हमारी चिकित्सक की हो, चाहे हमारी बिजनेस की कोई हो, चाहे हम प्लम्बिंग का काम क्यों ना करते हो, चाहे हम किसी भी फील्ड में किसी भी शिखर पर पहुंचना चाहते हो, तो हमें उसमें कुशल होना है। और कैसे होना है? कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन, सतत शिक्षा के माध्यम से, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो नए नए लॉ के क्षेत्र हो, या कोई आर्किटेक्ट के रूप में नई नई योजनाओं का, नई नई दिशाओं का क्षेत्र हो। हमको लगातार अपनी स्किल को डेवलप करना है। कहते हैं शार्पेन द सॉ, मतलब अपनी कुल्हाड़ी को सदैव शार्प करते रहिए, उसके ऊपर धार देते रहिए। यहां पर मुझे आपको एक कहानी बताता हूं। एक लकड़हारा था, उस लकड़हारे के घर में एक बार एक राजा रुका और राजा ने उसकी गरीबी को देखते हुए उसको एक जंगल दान में दिया और कहा कि लो, इस जंगल में अब तुम लकड़ी काटो, और एक उसको नई कुल्हाड़ी दी और बेचो और अपना जीवन यापन करो। तो लकड़हारा कुल्हाड़ी लेके जंगल में जाता था और लकड़ी काटता था, लकड़ी काट के वो बेचता था। धीमे धीमे उसने देखा कि अब वो लकड़ी नहीं काट पा रहा है, जितनी लकड़ी वो पहले काट पाता था उतनी नहीं काट पा रहा। अब जब उतनी नहीं काट पा रहा है तो उतनी बेच भी नहीं पा रहा है, उसकी जीविका भी चलना मुश्किल हो गई। राजा फिर वहां से गुजरा, देखा कि वो पुनः गरीब हो गया। उसने पूछा कि भाई, तुमको तो मैंने एक नई कुल्हाड़ी दी थी, एक जंगल दिया था, क्या हुआ? फिर से गरीब क्यों हो गए? उसने कहा, क्या करें महाराज, पहले तो हम पेड़ काट पाते थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझसे पेड़ नहीं कटता। तो उसने कहा, क्यों भाई, तो साहब क्या करें?
कुल्हाड़ी पेड़ पे मारते हैं और पेड़ कटता नहीं। राजा ने कहा कुल्हाड़ी ले आओ। तुरंत लकड़हारा वो कुल्हाड़ी लेकर आ गया। तो राजा ने कुल्हाड़ी देखकर पूछा, ये बताओ तुमने इसके ऊपर आखिरी बार धार कब बनाई थी? लकड़हारे के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि उसने धार कभी बनाई ही नहीं थी। तो अगर उसमें कुल्हाड़ी में धार नहीं होगी तो पेड़ कटेगा कैसे? इसी प्रकार यदि हमारे ज्ञान में, हमारी कार्यकुशलता में, हमारी स्किल्स में हम अपने आप को रोज रोज निखारेंगे नहीं, रोज उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम यदि किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करने जाते हैं जिसे हमारी सेवा की जरूरत है और हमारी स्किल डेवलप नहीं है, तो हम अनप्रोफेशनल होंगे। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस होने का मतलब यह नहीं है कि हम घमंडी हो जाएं। वी शुड बी कॉन्फिडेंट बट नॉट कॉकी। अपनी बात को फर्मली लेकिन पोलाइटली कहना सीखें। जब भी हम अपने कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। बहुत सारी बातें आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी के जेस्चर से कह दी जाती हैं। तो ऐसा ना हो कि कॉन्फिडेंस में आते समय जब आप बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति से सामने से, चाहे आपका कस्टमर क्यों ना हो, आपका पेशेंट क्यों ना हो, चाहे आपका क्लाइंट क्यों ना हो, आप कॉन्फिडेंस तो है लेकिन बात करने का लहजा, बात करने का तरीका ऐसा है कि उसको वो बुरा लग रहा है, तो आप प्रोफेशनल नहीं हैं। फिर आपके अंदर डिसीजन टेकिंग पावर होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट व्यक्ति डिसीजन सही समय पर और जल्दी लेता है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आप सोचिए वो कार्य क्या संपन्न कर पाएंगे? मान लीजिए मैं कोई ऑपरेशन करना है मुझे, अब इसमें कौन सा ऑपरेशन करना है, मैं कॉन्फिडेंट तो हूं, थोड़ी सी वेरिएबिलिटी आ गई तो अब हमारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं आ पा रही है। तो इस बात को भी ध्यान देना है कि वी शुड बी कॉन्फिडेंट, वी शुड बी फर्म, पोलाइट एंड वी शुड टेक टाइमली डिसीजन। रिलायबिलिटी का मतलब हुआ भरोसा। बहुत सारी नॉलेज है आपके अंदर, बहुत सारी कॉम्पिटेंस है, मगर आप पहुंचते नहीं हैं, आप अपने प्रॉमिस को निभाते नहीं हैं, जो वादा करते हैं वो निभाते नहीं हैं, तो आप क्या रिलायबल होंगे? एक बार आपसे किसी ने काम कह दिया, आपने उसका काम कर दिया, तो दोबारा फिर से उसकी अपेक्षा हो गई, अब दोबारा कहा तो आपने दोबारा काम नहीं किया, तो आपकी रिलायबिलिटी आपकी कम हो गई। आपको उसको जो प्रॉमिस किया है, मान लीजिए मैंने किसी से कहा है कि आज शाम को मैं 5 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं शाम को 5 बजे वहां पर पहुंचूं, और यदि किसी वजह से मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं तो उसकी सूचना उसको दूं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी हम प्रॉमिस करें, चाहे जिस क्षेत्र में हो, उसको समयबद्ध तरीके से पूरा करें। उस व्यक्ति की जो भी उम्मीद है उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करें, और न बल्कि कोशिश करें हम पूरा करें। यदि हम अच्छे चिकित्सक हैं, अच्छे नर्स हैं, अच्छे पैरामेडिक हैं, हमारे अंदर कुशलता है, तो हमसे ये उम्मीद की जाती है कि जब मेरे पास कोई बीमार व्यक्ति आएगा तो मैं उसका इलाज पूरे मन से अपनी क्षमता के अनुसार करूंगा, वो मुझे करनी चाहिए। कभी किसी बात को एज्यूम नहीं करना चाहिए, टेकन फॉर द ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जैसे किसी को मान लीजिए मैंने दवा लिख दी और ये हम सोचे कि इसको तो पता ही होगा कि दवा खाना खाने के बाद खाई जाती, अब उसने खाना खाने के पहले खा ली, उस दवा का गलत प्रभाव हो गया, तो ये मेरा प्रोफेशनलिज्म नहीं हुआ। हमें उसको डिटेल में हर छोटी बड़ी बात को समझाना है। इसी प्रकार से जब मान लीजिए हम कहीं बाजार से नया प्रोडक्ट खरीदते हैं
और कोई हमारे सर्विस सेंटर पे आता है, फर्ज कीजिए हमने एक नया टीवी खरीदा, अब वो टीवी लगाने एक इंजीनियर मेरे घर में आता है, तो उसने अपने मन से ही सोच लिया कि इस कस्टमर के वहां तो एक टीवी लगा है, इसको तो ये बात मालूम ही होगी कि कैसे चलता है। अब उस टीवी में नए फीचर हैं, हमको नहीं मालूम, वो चला गया, मैं टीवी नहीं चला पा रहा हूं, क्या करूंगा? उसको फिर से बुलाऊंगा, वो कहेगा साहब आप दोबारा सर्विस के लिए कंप्लेंट डालिए। तो क्या वो प्रोफेशनल था? बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था। इसी प्रकार से हम किसी भी क्षेत्र में हैं, हमको जैसे मान लीजिए हम वकील हैं और हमारे पास क्लाइंट अपनी समस्या लेकर आता है, तो हम ये न समझें कि उसको अपने स्तर से सारी बातें मालूम होंगी, एक मुकदमे के प्रो एंड कॉन्स मालूम होंगे। कुछ समय देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, हर छोटी बड़ी बात को उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोई चीज एज्यूम नहीं करनी है, कोई चीज टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है। जो भी आपने कमिटमेंट किए हैं, न केवल पूरा करिए बल्कि उसको फॉलो करिए। हमारा मरीज हमारे इलाज में आया, एक बार दवा लिख दी, तो वहीं पर क्या हमारा सारी सेवा समाप्त हो गई, जिम्मेदारी समाप्त हो गई? बिल्कुल नहीं। उस दवाई का क्या अंजाम हुआ, फॉलो अप करना है। इसी प्रकार से हमको कॉरपोरेट सेक्टर में भी अब हैं, एक चीज हमारी मार्केटिंग में सेल्स में आ गई तो उसका फॉलो अप भी करना जरूरी है, तभी हमारी कंपनी ग्रो करेगी। जब भी किसी भी समय हमको टाइम पे बुलाया जाए, हम मीटिंग में जाएं या मीटिंग हम बुलाएं, या हम अपने ऑफिस में जा रहे हैं, अपने हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अपने कोर्ट में जा रहे हैं, किसी को अपॉइंटमेंट दिया है वहां पर जा रहे हैं, तो समय का ध्यान रखना है, पंक्चुअल रखना है। 5 बजे का मतलब 5 बजे। नहीं जा पा रहे हैं तो सॉरी कह के इन्फॉर्म करना है। ये ना हो कि वो आदमी इंतजार कर रहा है और आप जा ही नहीं रहे हैं या जा ही नहीं पाए। अगर ऐसा करते हैं तो आप अनप्रोफेशनल कहलाएंगे। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी तो आपका इंटीग्रल पार्ट है। ईमानदारी और आपकी विश्वसनीयता, जैसा आप अंदर महसूस कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार बाहर करें। ये ना हो कि ऊपर ऊपर तो आप बहुत मीठा बोल रहे हैं और अंदर उस चीज को आप नहीं समझ रहे हैं। आप उसकी बात को कान से तो सुन रहे हैं मगर उसको अपने मन में नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर आपकी ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी, आपकी प्रतिबद्धता ऐसा ना हो कि प्रेशर में बदल जाए। ये बहुत जरूरी है। अक्सर करके हम प्रोफेशनल जब काम करते हैं तो हमारे ऊपर अनड्यू प्रेशर आता है, आप सबके ऊपर भी आता होगा, लेकिन उस प्रेशर को मेंटेन करते हुए हमको अपनी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य को करना है, विनम्रता अपनानी है। ये है प्रोफेशनल होने की क्वालिटी। अकाउंटेबिलिटी हमारी जरूर होनी चाहिए। अगर हमने कोई काम किया है तो हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेदारी बनती है। कोई गलती हो भी गई है तो उस गलती को स्वीकार करना है, उस गलती के लिए दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, उस गलती से कुछ सीखना है। हमारी एक और टॉक है यूट्यूब पर, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। आप लोग समय निकाल के अगर न देखी हो तो देखिएगा। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आखिरकार आप इंसान हैं, आप हर समय हर काम सही नहीं होगा, कभी कभी किसी काम में कोई गलती आएगी, तो उस गलती से सीखना है, उस गलती को स्वीकारना है, विनम्रता पूर्वक स्वीकारना है और सुधारने का पूरा प्रयास करना है। अगली बार यह देखना है कि वह गलती दोबारा ना हो। यह है प्रोफेशनलिज्म। अपनी गलती को दूसरे के ऊपर ढालना यह अनप्रोफेशनल है। हम अपने जब कार्यस्थल पर जाएं तो ये निश्चित करें कि हमारी मेज, हमारा ऑफिस, वो सब अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो, साफ सुथरा हो, जो व्यस्त चीज जहां पर रखी है वो व्यवस्थित रूप से रखी हो, कहीं कोई क्लटर ना हो। आप मान लीजिए
जा रहे हैं देखने किसी मरीज को, आपको बुलाया गया है, घर में जा रहे हैं, और वहां पर जाने पर आप देखते हैं कि आपके ब्रीफ केस में स्टेथोस्कोप नहीं है। अब क्या करेंगे आप? तो क्या आप प्रोफेशनल हैं? या कोई हमारे वहां पे इलेक्ट्रीशियन आ रहा है, इलेक्ट्रीशियन आया और उसको टेस्टर नहीं लाया, या कोई प्लम्बर आया रिंच नहीं लाया, तो क्या ये प्रोफेशनल है? बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। तो जब भी हम जाएं, कहीं काम पर जाएं, तो अपने साज सामान को ठीक से सुधार लें, अपने ब्रीफ केस में उसको व्यवस्थित तरीके से रख लें। ये ना हो कि वहां ब्रीफ केस खोले और सारा सामान गिर जाए, या ढूंढ रहे हैं इधर उधर। तो एक अच्छा, या मान लीजिए हमको अपना प्रेजेंटेशन देने जाना है, अब कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारा प्रेजेंटेशन लोग सुनने बैठे हैं, आप ढूंढ रहे हैं अपनी पेन ड्राइव में वो प्रेजेंटेशन कहाँ है। आपको एक वीडियो चलानी थी, आपने अपने प्रेजेंटेशन का ड्राई रन नहीं किया, वहां पर वीडियो चली ही नहीं। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें अनप्रोफेशनल हैं। हम सबको अपनी चीजों को व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है, और वहां पर यह सोचना है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं, वहां पे क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, उनको पहले से ही अपने पास सहेज कर रखें। कार्यस्थल पर कौन नहीं जानता, जब आप जाते हैं तो तैयार होकर जाते हैं। कोई आपको बुलाता है पार्टी में, शादी ब्याह में, तो आप उसी अटायर में जाते हैं। अब पार्टी अटायर में अपने वर्क प्लेस पे तो नहीं पहुंचना चाहिए कि मालूम पड़ा वही कुर्ता पजामा पहन के आप चले आए अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में। हमको वेल ड्रेस्ड और जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप होना है। मान लीजिए हम सैनिक हैं और हम जा रहे हैं लड़ाई करने, तो हमको सेना की ड्रेस पहननी है। हम पुलिसकर्मी हैं, हम जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पर, तो हमें अपनी वर्दी पहननी है। हम चिकित्सक हैं, हम नर्स हैं, हम लैब टेक्नीशियन हैं, तो हमको उसी हिसाब से ड्रेस पहननी है। तो जब भी हम अब वहां पर हम जीन्स और टी शर्ट पहन के आ गए, तो हमारा मरीज हमारे बारे में क्या सोचेगा? देखो कैसा डॉक्टर, इसको ड्रेस सेंस ही नहीं है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि जिस समय भी हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं और जो कार्य हमको करना है, उस कार्य के अनुरूप हमारी ड्रेस होनी चाहिए। अपने व्यवहार को हमें सेल्फ रेगुलेट करना है, उसके ऊपर स्वयं कंट्रोल करना है। अपने जितने भी मैंने प्रोफेशनल क्वालिटी की बताई, उन प्रोफेशनल क्वालिटी को चाहे कोई भी प्रेशर आ जाए उससे हटना नहीं है, हमेशा प्रोफेशनल बने रहना है। हमारे अराउंड जो भी लोग आते हैं उनको रिस्पेक्टफुली, उनसे विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना है। इमोशनल इंटेलिजेंस को विशेष रूप से ध्यान देना है। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके पास में कोई एक व्यक्ति कोई जानकारी लेने आता है, वो जानकारी आपके पास में नहीं है। उसने कहा कि भाई ये साहब कहां मिलेंगे बता दीजिए। आपका उत्तर क्या होगा? हमें नहीं मालूम, आई डोंट नो। तो क्या एक अच्छे प्रोफेशनल का यह उत्तर होना चाहिए? क्या लगेगा उस व्यक्ति को? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आपका उत्तर होना चाहिए कि अच्छा अभी पता करते हैं। देखिए बात वही है। अब आई डोंट नो कह दिया तो उस व्यक्ति को कितना बुरा लगा। या मान लीजिए कि आप अपने बॉस के पास गए और उसने कहा कि भाई ये काम तुमको 2 बजे तक करके लाना है। अब आपने कहा कि ठीक है, आपने सोचा कि 2 बजे तक हो जाएगा, तो आपने कहा ओके।
तो ओके से उत्तर नहीं बना, आपने कहा यस डेफिनेटली आई कैन डू इट। अब मान लीजिए कि 2 बजे आप उस काम को नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या कहोगे? सॉरी आई कैन नॉट डू इट। ये क्या प्रोफेशनल उत्तर हुआ? ये नहीं कहना है। आपको लगता है कि 2 की बजाय 4 बजेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि भाई 4 बजे तक हम ये काम कर लेंगे सर, क्या मैं कर सकता हूं? तो देखिए, आपने बात वही कही, अपनी बात कही, लेकिन ठीक से कही। और अगर आप 2 बजे स्वीकार लेते तो क्या होता? आपसे अपेक्षा होती कि आपको 2 बजे तक करना है, आप कर ना पाते तो हो जाते आप अनप्रोफेशनल। मान लीजिए वो ऐसा कार्य है जो उस दिन भी नहीं हो पाता, तो आप वहीं पर इसको स्वीकारिए, कहिए कि ठीक है सर, हम इसको कल तक आपको कर पाएंगे, क्या ठीक है ऐसा? बजाय इसके कि वहां से कुछ कहे बगैर चले आए और काम ना करें। तो प्रोफेशनल व्यक्ति को यह भी देखना पड़ेगा कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो उनकी कितनी कार्य क्षमता में है, और जब किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, तो वो कमिटमेंट पूरा करने की स्थिति में हों, और वही कमिटमेंट करें जो वो पूरा कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप से मिलकर किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि आज का दिन बहुत खराब बीता। आपसे मिलके उसको अच्छा लगना चाहिए, चाहे कहीं भी काम कर रहे हो। आपको अपनी वॉइस को बनाए रखना है, आपको अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखना है। वो तो व्यक्ति एक परेशान हो रहा है, मान लीजिए सामने वाला नाराज हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, क्या डॉक्टर साहब आपने हमको बुलाया था, इतनी देर खड़े हो गए और आपने हमको देखा भी नहीं, तो आप क्या कहेंगे? उसकी तरफ हो सकता है आप घूरे, हो सकता है आप कहें जॉब में बहुत बिजी हूं। तो क्या ये प्रोफेशनल है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अच्छा, आपकी बात मैं समझता हूं, चलिए अभी सॉल्व करता हूं, आप थोड़ा देर इंतजार कीजिए। तो उससे लगा कि हाँ, आप उसने आपको समझा, आपने उसकी बात समझी, और अब आप उसकी बात को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, बजाय इसके कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो हर जगह अपना संतुलन बना के, इमोशनल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपने पेशेंट को, या जिससे भी डील कर रहे हैं, उन सबको प्रोफेशनली डील करना आना चाहिए। अब फोन के एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आजकल हम लोग लॉकडाउन पीरियड में हैं, कई सारी बातें फोन से होती हैं, हम लोग बिजी भी हैं, मेंटल ट्रॉमा से भी गुजर रहे हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे को भी मेंटल ट्रॉमा दें या दूसरे की कॉल ही ना उठाएं। हमको दूसरे की कॉल किसी वजह से नहीं उठा पा रहे हैं तो हमें कॉल बैक करना चाहिए। अगर कॉल बैक नहीं करना है तो भी बता दे कि भाई हम एक निश्चित समय बाद आपको फोन करेंगे। जिस समय फोन आ रहा है उस समय खाली इतना ही बता दें कि सॉरी अभी हम बिजी हैं, आपको बाद में बात करते हैं। इतना ही बहुत है, और बाद में उनको बात करना ना भूलिए। फोन एटिकेट्स बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी को फोन मिलाइए तो सबसे पहले अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए, और उससे पूछिए कि क्या मैं आपसे अभी बात कर सकता हूं। बजाय इसके कि फोन उठाते ही बोलिए कि भाई तुम्हें ये काम करना है। हो सकता है सामने वाला आपको दिख नहीं रहा, उसकी स्थिति क्या हो, वो आपकी बात सुनने के लायक है कि नहीं है। तो हमेशा फोन एटिकेट्स पे ध्यान रखिए कि जो अगर आप किसी को फोन मिला रहे हैं तो उससे पूछिए क्या यह बात करने का उचित समय है, या यदि आपके पास फोन आ रहा है तो आप उससे ठीक टोन में प्रॉपरली बात कीजिए। मान लीजिए उस समय आप बात करने की स्थिति में नहीं है तो उसको समझा के बता दीजिए और बाद में कॉल बैक कीजिए। या मान लीजिए आपका फोन साइलेंट पे है, आप कॉल नहीं देख पाए, तो जब आपने फोन देखा तो उसको दोबारा कॉल करिए और बताइए कि आप उसका फोन क्यों नहीं उठा पाए।
आप प्रोफेशनल कहलाएंगे, आपकी इज्जत होगी पूरे समाज में। रिटन करस्पॉन्डेंस के बारे में बहुत जरूरी है कि इसको जैसे कहते हैं ना, पहले तोलो पीछे बोलो, उसी प्रकार इसके लिए भी एक शब्द है, एक लाइन है, थिंक बिफोर यू इंक, यानी कि लिखने से पहले तनिक सोच लीजिए। बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी की बात बुरी लगी है और लिख के समझानी है तो पहले उसकी कुछ अच्छी बातों के बारे में लिखिए और उसके बाद में जो आपसे की अपेक्षा थी उसको बताइए। ये ना हो कि आपने बहुत हार्श लैंग्वेज लिखी। अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो ईमेल लिखते समय भी ये बात ध्यान रखिए कि कोई भी चीज, चाहे आप कितने भी फ्रस्ट्रेट क्यों ना हो रहे हो, बोल्ड में और कैप्स लॉक में मत लिखिए। जहां तक क्या हो, लिखिए ही मत। आपकी बात वो वैसे ही समझ जाएंगे, इसको ठीक नहीं मानते। ईमेल की एटिकेट्स में चीजों को बोल्ड लिखना या कैप्स लॉक में लिखना ठीक नहीं मानते, ये आपको समझना होगा। तो रिटन करस्पॉन्डेंस चाहे आप लेटर के माध्यम से कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, उसको भी ऐसा समझिए कि आप ठीक से करें। आपका टोन सही होना चाहिए, लिखने की भाषा सही होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर ठीक से लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात ठीक से सुनी भी जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि यदि कोई कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं तो जैसा मैंने कहा था, लीडरशिप में अपने लेक्चर लिया था, आपको दूसरों से सहायता लेने में कभी संकोच नहीं होना चाहिए, यह भी सीखना है। एक अच्छा प्रोफेशनल वो नहीं है कि जो सारा काम अपने आप कर ले। अच्छा प्रोफेशनल वो है कि जो उसे अपेक्षा है उसका आउटपुट दे के दिखाए। इसके लिए उसको दूसरों की सहायता भी लेनी पड़े तो लेनी चाहिए। दूसरों से सीखने की हमेशा ललक होनी चाहिए। जो चीज हमारे अंदर कमी है वो दूसरों से सीखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि 3 चीजों को याद रखिए। पहली चीज है गुणाधान, अपने गुणों का विकास कीजिए। आप प्रोफेशनल हैं, आपके अंदर निश्चित रूप से कुछ अच्छे गुण होंगे, उन गुणों को विकसित कीजिए, वो हुआ गुणाधान। फिर दोषापनयन, अपने अंदर के दोषों को देखिए, अपनी कमी को देखिए, अपनी फेलियर से सीखिए। और तीसरा है हीनांग पूर्ति, जो अंग आपका हीन है यहाँ, यानी कि जहां आपकी कमी है उसको पूरा कीजिए। तो गुणाधान, दोषापनयन और हीनांग पूर्ति, ये 3 चीज आप याद रखिए। एज ए प्रोफेशनल आपको हमेशा ये आगे बढ़ाएंगे। सारांश में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको अच्छा प्रोफेशनल बनना है, जो कि आप सब बन सकते हैं, जो कि आप बनना चाहते हैं, तो अपनी कार्य कुशलता को विकसित कीजिए, अपनी कुल्हाड़ी पर धार देते रहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी मैंने चर्चा की, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उसको विकसित करते रहिए। किसी से कोई भी वादा किया है तो उसको सदैव पूरा कीजिए। हमेशा लोगों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करिए। यदि कोई आपसे गलती हो गई है तो उसको स्वीकार कीजिए, उससे सीखिए और आगे से और अच्छा कार्य करने की कोशिश करिए। अपना कम्युनिकेशन, चाहे आप फोन द्वारा कर रहे हों, चाहे आप लिख के कह रहे हों, चाहे ईमेल से कह रहे हों, चाहे लेटर के माध्यम से कह रहे हों, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अपने आप को व्यवस्थित रखिए। अपना अटायर, अपनी वेशभूषा जो आपकी व्यवस्था है उसके अनुकूल रखिए, जिससे आपको लोग एक अच्छा प्रोफेशनल व्यक्ति माने। सबसे जरूरी है पंक्चुअलिटी, आपकी अवेलेबिलिटी। आप भले ही कितने बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने भी कार्यकुशल क्यों ना हो, कितने ही विनम्र क्यों ना हो,
कितने ही आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो, कितने ही आप ऑर्गेनाइज्ड हो, मगर यदि आप अपने स्थान पर उपलब्ध नहीं हैं तो आप किसी काम के नहीं हैं, आप बिल्कुल अनप्रोफेशनल हैं। तो पंक्चुअलिटी और अवेलेबिलिटी ये जरूर होनी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर। साथियों, ए ट्रू प्रोफेशनल फॉलोइंग एथिक्स is most respectful person of society। बिल्कुल सही बात है कि यदि आप एक सच्चे प्रोफेशनल व्यक्ति हैं और उन गुणों से युक्त हैं जिनका हम लोगों ने अभी चर्चा की, और आप एथिक्स फॉलो करते हैं, तो आपसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल आदमी या व्यक्ति समाज में कोई हो नहीं सकता। आज हमने बात की प्रोफेशनलिज्म की, अब एथिक्स पर हम पुनः चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी बात को सुना। हमें आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। आपसे पुनः अनुरोध है कि हमारे चैनल को देखें, सुने, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में मुझे अपनी चैट बॉक्स में फीडबैक भी दे दें, जिससे मैं अपनी और आगे की टॉक्स को इम्प्रूव कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ अगले शनिवार को फिर किसी दूसरे टॉपिक पर आपके समक्ष आएंगे। तब तक डॉक्टर विनोद जैन का एक बार पुनः नमस्कार।